मैं विजय लक्ष्मी। कक्षा 9वीं में अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में रूस के विशाल साम्राज्य और उसकी सामाजिक और औद्योगिक स्थितियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम रूस के अंदर पनपने वाले समाजवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, जहां हमने पिछली कक्षा तक अध्ययन किया था, हमने ये पता चल गया था कि मजदूरों ने धीरे धीरे अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे और उन उद्योगपतियों व पूंजीपतियों का विरोध भी वो करना प्रारंभ कर चुके थे। अब यहाँ पर 20वीं शताब्दी के अंत की हम बात करें तो 1898 के अंदर एक मजदूरों की पार्टी बनी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो यह जो पार्टी थी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक सामाजिक लोकतंत्रवादी, यह मजदूरों की पार्टी थी। और इस पार्टी ने धीरे धीरे यूरोप के मजदूर वर्ग के अलावा गांव, देहात, आस पड़ोस के जो इलाके, अन्य वर्गों को भी अपने विचारों से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। या यूँ कहें कि इन्होंने अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। और यह पार्टी जो थी, इसको सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर रखा था। इस कारण से इसे अपना कार्य जो है यह थोड़ा लुक छिप कर करना पड़ता था। इस पार्टी को गैर कानूनी घोषित करने के कारण से यह पार्टी खुल करके अपना कार्य नहीं कर पाती थी और इसी कारण से इन्होंने अपने विचारधारा को प्रचारित करने के लिए एक अखबार निकाल रखा था और इस अखबार के माध्यम से यह अपनी विचारधाराओं को आम जनता तक पहुंचा रही थी, अपने विरोध के तरीकों का प्रचार प्रसार कर रही थी, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही थी। और यह जो अखबार था, इसी ने मजदूरों की इस पार्टी को लोकप्रिय भी बनाया था। ठीक है ना। अब देखिए कि यह पार्टी जो थी, इसकी विचारधारा का जैसे जैसे प्रचार हो रहा था और जैसे जैसे यह आगे बढ़ रही थी तो आम जनता जो थी वह जागरूक हो रही थी। और यहाँ पर हमने एक पिछली कक्षा में बात पढ़ी थी कि यूरोप के अंदर जो किसान वर्ग था, यह एक कम्यून सिस्टम को फॉलो करता था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कम्यून सिस्टम का मतलब ये होता था कि एक लंबी अवधि के बाद सारे किसान अपनी भूमि कम्यून अर्थात मीर को सौंप देते थे और मीर उस पूरी संपत्ति में से जिस किसान को जितनी आवश्यकता होती थी उतनी भूमि देता था और फिर उतनी ही भूमि को वह अपनी संपत्ति मान करके उसके ऊपर अपना कार्य करते थे। तो यह जो कम्यून सिस्टम था, इसके कारण से रूसी जो लोग थे, या यूँ कहें कि जो समाजवादी वर्ग था, उसको ऐसा लग रहा था कि रूसी क्रांति का जो नेतृत्व है यह किसानों द्वारा किया जाएगा। ना कि मजदूरों द्वारा। कारण क्या था कि किसानों के अंदर पहले से समाजवाद की जो भावना थी वह पाई जाती थी, जबकि मजदूरों ने जो अपने संगठन बना रखे थे, ये संगठन मजदूरों के आपसी हितों की पूर्ति के लिए केवल कार्य कर रहे थे। इनमें समाजवाद जैसी किसी भी भावना का विकास देखने को नहीं मिलता था। यह एक मुख्य कारण था कि समाजवादियों को ऐसा लगने लगा था कि जो रूसी क्रांति होगी, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए उसका नेतृत्व कौन करेंगे? किसान करेंगे। किसानों के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि रूस के अंदर किसानों की जो संख्या थी वह 80 से 85% थी, जो कि एक बहुत बड़ी होती है संख्या। और जिस समाज में जिस वर्ग का प्रभुत्व होगा और वो वर्ग जिस विचारधारा से प्रभावित होगा, उसकी विजय निश्चित होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रूसी समाज क्या था?
कृषि पर आधारित समाज जो था वह 80 से 85% की जनसंख्या में था और इसी कारण से समाजवाद की जो भावना किसानों में पाई जा रही थी, इसी आधार पर जो समाजवादी थे उनको ये लग रहा था कि किसानों का वर्ग पहले से ही समाजवादी भावना को फॉलो करने वाला है और इसी आधार पर समाजवाद का यहाँ पर नेतृत्व कौन करेंगे? किसान करेंगे। और जो रूस है यह अन्य देशों के मुकाबले सबसे पहले समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित होगा। अब देखिए इसी समय पर 1900 के अंदर, इससे 2 साल बाद में एक पार्टी का और गठन हुआ, वह था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये 2 पार्टियां थी जो इस समय काम कर रही थी और इन्हीं दोनों पार्टियों ने अपने विचारों के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। अब इससे आगे बढ़कर हम देखें तो यहाँ पर हमने किसानों के बारे में चर्चा की और किसानों को लेकर के यहाँ पर 2 दल सक्रिय थे। यहाँ पर हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों के अंतर्गत 2 दल सक्रिय थे। एक दल था, वह था समाजवादी लोकतंत्र का, समाजवादी क्रांतिकारियों का, ठीक है ना। और दूसरा जो था यह था सामाजिक लोकतंत्रवादी। सामाजिक लोकतंत्रवादी। तो ये 2 विचारधाराएं थी जो किसानों के लिए विचारधारा के अंतर्गत कार्य कर रही थी। इनका ये मानना था कि रूस के जो किसान हैं यह क्रांति का नेतृत्व करने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। भले इनकी संख्या ज़्यादा होगी, भले इनमें समाजवादी भावना पाई जाती होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो किसान वर्ग है यह संगठित नहीं हो सकता। इसका कारण क्या था कि भाई जो किसान हैं, पहली बात तो इनमें एक जमींदारों का वर्ग था, पूंजीपतियों का वर्ग था, छोटे या मध्यम किसान थे और एक वर्ग किसानों का ऐसा था जो केवल मजदूरी करके अपना कार्य करता था। ठीक है ना, मजदूरी पर आधारित वर्ग था। तो इस तरह से जो किसानों के वर्ग थे ये कई भागों में बटे हुए थे और धीरे धीरे कार्य कर रहे थे। तो इस आधार पर ये जो किसान थे ये संगठित नहीं थे, इनमें कई तरह के विभेद पाए जाते थे और इन्हीं विभेदों के कारण यह जो किसान थे यह संगठित नहीं हो सकते थे और इनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व संभव नहीं था। यह विचार किसने दिया? नाम काफ़ी सुना हुआ लगना चाहिए आपको, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का नाम रूस के इतिहास में बहुत फेमस है। इसके व्यक्तित्व के बारे में भी पूछा जाता है। यह बोल्शेविक खेमे का नेता था। ठीक है ना। तो ये बोल्शेविक दल का जो नेता था लेनिन, इसका ये कहना था कि जो रूसी किसान हैं यह एक समान आर्थिक स्थिति में नहीं है। यहाँ पर कुछ बड़े ज़मींदार हैं, कुछ पूंजीपति हैं जो कि मजदूर रखकर अपना कार्य करवाते हैं, कुछ छोटे किसान हैं जो स्वयं अपनी संपत्ति पर कार्य करते हैं और एक गरीब मजदूरों का ऐसा वर्ग है जो केवल ज़मींदारों और पूंजीपतियों के यहाँ कार्य करके अपना जीवन चलाता है। तो इस प्रकार से यह जो आपसी विभेद है, इसके कारण से ये जो किसान वर्ग है यह क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। इसलिए लेनिन ने यह कहा कि यहाँ पर एक पार्टी का गठन होना चाहिए और इस पार्टी में इसने रूल्स क्या दिए कि पहली बात हमने जैसे शुरुआत में पढ़ा था कि रूस के अंदर इस समय निरंकुश जारशाही का शासन था और जब निरंकुश शासन होता है तब वह किसी भी दल या संगठन या पार्टी को दमन करने में कोई ज़्यादा मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी पार्टी बने वह काफ़ी अनुशासित होनी चाहिए। अनुशासित होना आवश्यक है पार्टी का, ठीक है ना, पहले तो। और दूसरा इसने कहा कि जो भी पार्टी बनती है उसके सदस्य कौन बनेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी,
और उनका स्तर कैसा होगा, यह सब नियंत्रण किसके हाथ में हो, पार्टी के हाथ में होना चाहिए। ये मत था लेनिन का, जो कि सामाजिक लोकतंत्रवादी विचारधारा के अंतर्गत काम कर रहा था। अब यहीं पर समाजवादी जो दल था, समाजवादी क्रांतिकारियों का, यह क्या कहता था कि पार्टी तो बने, लेकिन पार्टी के अंतर्गत सभी नागरिकों को पार्टी की सदस्यता दी जानी चाहिए, तभी समाजवादी सरकार की स्थापना संभव है। तो ये मत था समाजवादियों का और ये मत था हमारे सामाजिक लोकतंत्रवादियों का, जो कि दो अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो कर रहे थे और इन्हीं के साथ ये दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। यह घटना आती है हमारी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। तो यहाँ पर हमने 19वीं शताब्दी में किसान वर्ग को लेकर जो दो धाराएं विचारों के सामने आई उनके बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इससे आगे बढ़कर के 20वीं शताब्दी तक जो हमारा जार था उसकी शासन व्यवस्था पर किसका अधिकार था। तो देखिए 20वीं शताब्दी में भी जार जो था वह निरंकुश ही था। जार पर किसी भी संसद या यूं कहीं किसी परामर्शदात्री सभा का नियंत्रण नहीं था। इस कारण से यहाँ पर जो क्रांति का प्रारंभ होने की स्थितियां थी वह प्रबल थी, क्योंकि जार अभी तक निरंकुश था। और 1904 के अंतर्गत हम देखें तो 1920 में जो जार की सत्ता थी वह निरंकुश थी। इसके आगे हम देखते हैं 20वीं सदी तक भी जब जार के ऊपर संसद का कोई नियंत्रण नहीं था, तो फिर 1905 के अंदर जो क्रांति होती है उस क्रांति के अंदर एक तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, समाजवादी लोग थे, इनके अलावा राष्ट्रवादियों का पोलैंड के जो थे ना उनका प्रभाव भी पड़ा। और इसके अलावा यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय का सुधारवादी वर्ग कार्य कर रहा था जिसे जदीदियों का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। अब यहाँ पर इन सब ने मिलकर के राजा के खिलाफ अपना जो भी जागरूकता का कार्य था इसको तेजी से करना प्रारंभ कर दिया था। और इससे पहले की यदि हम स्थिति देखें तो ये तो देखो 1905 की घटना है। 1904 में क्या हुआ था कि जो महंगाई थी महंगाई की दर जो थी ये बहुत तेजी से बढ़ी और इसके कारण से जनता जो थी उसकी आमदनी 20% तक कम हो गई। कैसे प्रभाव पड़ा कि जैसे मान लीजिए आज आपकी सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपये में आपकी आवश्यकता का सब सामान आकर के आपके पास 30 रुपये शेष बच जाते हैं। लेकिन महंगाई यदि बढ़ जाए और सैलरी ना बढ़े तो स्थिति क्या होगी कि आपके 100 के 100 रुपये आपकी सर्वाइव करने में खर्च हो जाएंगे, आप कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगे। तो यही स्थिति यहाँ पर मजदूरों की हुई कि 1904 में जो महंगाई थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और इनकी जो मजदूरी थी यह 20% तक कम हो गई। और यहाँ पर मजदूर वर्ग के अंदर इस कारण से बहुत अधिक असंतोष हुआ और इस असंतोष के कारण से मजदूरों ने असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन किया।
इनका संगठन था ये, जिसके द्वारा ये अपनी मांगों को रखते थे और अपने कार्यों को करवाते थे। तो अब हुआ क्या कि एक तो ये महंगाई की मार और ऊपर से जो ये इनका संगठन था, इसके 4 सदस्य थे जो कि कार्य कर रहे थे। इसके 4 सदस्यों को एक कारखाना था बहुत बड़ा, प्यूलितोव। प्यूलितोव जो इनका कारखाना था, आयरन वर्क्स की कंपनी थी स्टील की, इसमें से निकाल दिया गया। ठीक है ना, इन 4 सदस्यों को इस आयरन वर्क्स की जो कंपनी थी प्यूलितोव, इसमें से निकाल दिया गया। तो इनको निकालने के कारण क्या हुआ, मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि भाई इनके लीडरों के साथ ही जब अन्याय होगा तब निश्चित रूप से अन्य मजदूरों के साथ अन्याय होगा, तो उसको रोकने वाला फिर कौन है? जब लीडर के साथ हो रहा है उसको ही आप नहीं रोक सक रहे हो। तो ऐसी स्थिति के कारण से यहाँ पर मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन के तहत इन्होंने काम करने के घंटे तय करने की मांग रखी। ठीक है ना, इस आंदोलन में भाग किन्होंने लिया था? सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक बहुत बड़ा शहर था रूस का, उसके अंदर 1,10,000 मजदूरों ने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया था। किस जगह पर? ये देखिए यहाँ पर इन मजदूरों ने अपने विरोध का तरीका किसे बताया? हड़ताल को। और हड़ताल इन्होंने कर दी और इन्होंने मांगें क्या रखी थी? इनकी मांगों पर अगर ध्यान दें तो बहुत पहले से चली आ रही इनकी कॉमन मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी मांगे इनकी नहीं थी। इनकी मांगे फिर से वही थी जो पहले हमने कई बार पढ़ी है कि एक तो काम के घंटे हमारे तय होने चाहिए। इस बार इन्होंने घंटे भी खुद ही बता दिए कि काम के घंटे कितने होने चाहिए? 8 घंटे तय किए जाएं। दूसरा, इनके वेतन में वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ी थी 1904 में हमने देखा, तो वेतन में वृद्धि की मांग इन्होंने रखी। और एक ये थी इनकी मूलभूत सुविधाएं जो है इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि कई कारखानों की स्थिति ऐसी थी केवल अपने काम के उत्पादन से मतलब था, कार्य की स्थितियों में कोई सुधार नहीं किया जा रहा था। तो कार्य की जो करने की स्थितियां थी उनमें सुधार किया जाए, यह इनकी डिमांड थी। और ये कोई बहुत बड़ी डिमांडें नहीं थी, इनको मान लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसके लिए आंदोलन करने तक की नौबत किसान मजदूरों को आ गई थी। तो ये इनकी मांगे थी कुछ, जिनको लेकर के इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। और इस आंदोलन को प्रारंभ करने के बाद में देखो इनके समर्थन में आए थे एक पादरी जिनका नाम था गेपान। गेपान नाम का एक पादरी था जो इनके समर्थन में आया था और इसके लीडरशिप में इन्होंने एक जुलूस निकाला। ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने जुलूस निकाला है और यह जुलूस जब राजा के पैलेस, जिसका नाम था विंटर पैलेस, विंटर पैलेस के आगे से जब गुजरता है यह, इस जुलूस के अंदर देखो यह क्या है, एक जुलूस है। जिसके लीडर कौन थे? पादरी गेपान। नेतृत्व किया था इन्होंने। और जब यह जुलूस आगे बढ़ते हुए विंटर पैलेस यानी कि जो कि जार का महल था, जार के महल के आगे से जब निकलता है तब पुलिस और कोसैक्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले के अंदर 100 व्यक्ति तो मारे गए और लगभग 300 जो थे वो घायल हो गए। और यह घटना हुई थी रविवार के दिन। तो इस कारण से इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, जो कि मजदूरों पर हुए अत्याचार का
प्रमाण थी। तो यहाँ पर हमने 1905 में हुई खूनी रविवार की घटना को देखा। अब इस घटना को एक बार और समझ लेते हैं कि 1904 में जब मज़दूरों को वेतन कम मिलता था और उसमें अचानक से महंगाई बढ़ी और उनके द्वारा बनाए गए संगठन के 4 व्यक्तियों को जब आयरन वर्क्स की कंपनी से निकाल दिया गया, तब उन्होंने आंदोलन किया और इस आंदोलन में इन्होंने काम के घंटे 8 तय करने, वेतन बढ़ाने और कार्य की स्थितियों को सुधारने की मांग को रखा। और इन मांगों को लेकर के इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जब एक जुलूस निकाला, और जिस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पादरी गेपान। और इन पादरी गेपान के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस ने जब विंटर पैलेस, जो कि जार का महल था, उसके आगे से निकलना प्रारंभ किया, तो उसके ऊपर पुलिस और कॉसेक्स ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और इसके अंदर 100 लोग मरे और 300 लोग घायल हो गए। यह घटना रविवार के दिन की है, तो इसी कारण से इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही नरसंहार वाली घटना थी, या यूँ कहें निंदनीय घटना थी, जो कि जनता के ऊपर राजा के द्वारा की गई थी। इस कारण से इस घटना के बाद में क्या होता है? क्रांति की शुरुआत हो जाती है। खूनी रविवार की घटना से रूस की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए आप इसे महत्वपूर्ण समझें और अच्छे तरीके से याद रखें। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो इससे क्रांति की शुरुआत हुई और देखिए इस क्रांति की शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि लोगों ने अपने अपने कार्यों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालयों का, अन्य शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया, कक्षाएं लेना बंद कर दिया। तो इससे परिणाम क्या निकला? एक तो विश्वविद्यालय बंद हो गए, ठीक है, विश्वविद्यालय बंद हुए और जो भी बड़े बड़े व्यक्ति थे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और इसके अलावा मध्यम वर्ग, इन सब ने भी क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया और संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर के आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की। अब यहाँ पर देखिए संविधान सभा की मांग तो हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर संविधान सभा की मांग के साथ ही यूनियन ऑफ यूनियंस, यानी कि जो भी अन्य छोटे संगठन अब तक काम कर रहे थे, उन सब के ऊपर एक संयुक्त संगठन का गठन हुआ। और अंततः जब क्रांति चारों तरफ फैल जाती है तो निश्चित सी बात है कि उसको मानना क्या हो जाती है? राजा की मजबूरी हो जाती है। इसका गठन किया गया और अब देखिए यहाँ पर राजा ने क्या किया है कि एक निर्वाचित, ठीक है ना, 1905 की घटना के बाद में इसने एक निर्वाचित संसद का गठन तो 1905 में परामर्शदात्री संसद का गठन किया गया। अब यहाँ पर गठन हुआ है, इसका कार्य क्या रहा? पहले जो संसद बनी उसको तो 75 दिनों में ही विघटित कर दिया गया। पचहत्तर दिनों में विघटित कर दिया, फिर दोबारा चुनाव हुए, दोबारा संसद या ड्यूमा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ड्यूमा नाम भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, ड्यूमा संसद को ही कहते थे रूस में, ठीक है ना। ड्यूमा क्या है? संसद का ही नाम है। फिर दूसरी जो बनी उसको 3 महीनों में विघटित कर दिया, 90 दिनों में। फिर से तीसरी बार जब गठन हुआ उस समय क्या किया गया? मतदान का जो
तरीका था उसमें फेरबदल किया गया। इसमें फेरबदल करके फिर जो तीसरी ड्यूमा बनी उसमें रूढ़िवादियों को प्रधानता दी गई, यानी कि सारे व्यक्ति वही चुने गए जो रूढ़िवादी थे, और उदारवादी और क्रांतिकारी जो थे उदारवादी व क्रांतिकारियों को ड्यूमा से बाहर रखा गया, जिसके कारण से अब जो ड्यूमा बनी थी वो खाली राजा के इशारों पर काम करने वाली परामर्शदात्री संसद बन गई और राजा अपना कार्य जैसे पहले चला रहा था वैसे ही वापस चलने लग गया। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर यह जो यूनियंस ऑफ यूनियंस के दल के बाद में 1905 में परामर्शदात्री संसद का गठन होता है या ड्यूमा का जो गठन होता है यह सफल तो नहीं कहा जा सकता, यानी कि अभी भी संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई थी। आज हमने समाजवाद के बारे में जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार क्लास में किताब में देखेंगे, दोहरान करने के बाद यदि आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप पुनः पूछ लेंगे।